गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमें एक नया टॉपिक जो आपका लास्ट टॉपिक रह गया है आपके चैप्टर का पावर रिसोर्सेज, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले इनके टाइप्स, फिर इनका डिस्ट्रीब्यूशन, इनकी यूजेस और फिर इनको कैसे हमें कंजर्व करना है। ओके, Man is an active being. He uses power to perform every activity. In ancient time, his activities were limited. Slowly, he started using power resources like animal, wood, air, and water with the development of civilization. एंशियंट इंडिया से अभी तक में देखिए तो मैन पावर रिसोर्स को यूज करता है। ओके, कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करनी होती है तो उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए पावर तो चाहिए। ओके, अब एंशियंट टाइम में वो सोर्सेस लिमिटेड थे उसके पास, तो वो कम पावर यूज करता था। बट जैसे जैसे उसको यूटिलाइज करना आ गया इन रिसोर्सेस को, लाइक जैसे लकड़ी है, लकड़ी का यूज उसको करना आ गया, उससे आग जलाना, उससे हीट प्रोड्यूस करना, तो ये फॉर्म ऑफ पावर होगी, एनर्जी होगी। एनिमल्स के थ्रू, हवा के थ्रू, ओके, पानी के थ्रू, ओके, इन सब चीज़ों से उसने आज पावर जनरेट करना सीख लिया। So now basic resources like coal, mineral oil, electricity are used for operating machines and transportation in the time of industrial development। और धीरे धीरे हमें इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन चाहिए रहता है, जो कि हमारी इंडस्ट्रीज में हमारा जो मशीनरीज होती हैं वो काम करने के लिए। इसके अलावा कोयला चाहिए रहता है, ऑयल चाहिए रहता है, मिनरल ऑयल चाहिए रहता है, हो सकता है पेट्रोलियम हो, डीजल हो, तो हमारी व्हीकल्स चलती हैं, तो वो कहीं ना कहीं इन सोर्सेज से हमें वो व्हीकल चलाने के लिए पावर्स मिलते हैं। So availability of and the use of this power both are necessary for the economical development। और पहली चीज, अगर इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होना है तो एक तो उसकी अवेलेबिलिटी कि कितने अमाउंट में अवेलेबल है, फिर उसका यूज करना आना, है ना। आपके पास अगर सोर्स है बट आप यूज नहीं कर पा रहे तो वो आपके लिए ऐसा किसी मतलब एक यूटिलाइज या फिर एक यूजफुल रिसोर्स नहीं मान जाएगी। तो आपके पास है और आपको पता है आपको यूज कैसे करना है, तो तभी आप डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म कर पाओगे। तो द सोर्स ऑफ पावर विच आर यूज्ड बाय द मैन फॉर हिज डिफरेंट एक्टिविटीज आर नोन एज पावर रिसोर्सेज। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन, जिस सोर्स से हमें पावर मिले जिससे कि हम ह्यूमंस हमारी डिफरेंट वेरियस एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सकें। मशीनरी एक्टिविटीज हो गया, व्हीकल्स के थ्रू कहीं से जाना हो गया तो व्हीकल्स में, तो इन सब चीज़ों से पावर रिसोर्स जनरेट होती है, उन्हीं को हम बोलते हैं पावर रिसोर्सेज। ओके, पावर रिसोर्सेज को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एग्जॉस्टिबल एंड रिन्यूएबल। एग्जॉस्टिबल ऐसी रिसोर्सेज जो एक बार यूज कर ली फिर खत्म हो जाती है। रिन्यूएबल ऐसी रिसोर्सेज जो कि हम उसको बार बार रिन्यू कर सकते हैं। ओके, एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज के एग्जांपल हो गए कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। एक बार आपने यूज कर लिया खत्म हो गया। ओके, वापस आपका पेट्रोल वापस नहीं बन जाता, वापस आपकी गैस वापस नहीं बनती है। ओके, ये सारे एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज हैं। और रिन्यूएबल रिसोर्सेज का आपका हो गया विंड एनर्जी हो गई, सोलर एनर्जी हो गई, तो ये सारे आपके एग्जाम्पल हो गए रिन्यूएबल, क्योंकि सोलर एनर्जी हम इसको बार बार यूज कर सकते हैं, है ना। रिन्यूएबल है, हम विंड एनर्जी को यूज कर सकते हैं, एयर को। ओके, Nowadays power resources are the basis of overall development। आज की तारीख में हमारे को सबसे जो मेन सोर्स जो रिसोर्स चाहिए वो पावर है। ओके, मीन्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इन द फॉर्म ऑफ फ्यूल जो हमें चाहिए, वो पावर जो जनरेट होता है इन फॉर्म से ही होता है। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल डेवलपमेंट में पावर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, पावर रिसोर्सेज जो हमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। जिससे हम अगर हम देखें इंडस्ट्रीज में तो मशीन चलती है, एग्रीकल्चर में भी हमारे इक्विपमेंट्स ही चलते हैं, आजकल मशीनरी इक्विपमेंट्स चलते हैं, है ना। और भी अदर कमर्शियल एक्टिविटीज़, आपको कहीं जाना है तो भाई व्हीकल आप जाना है, कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ओके, अब एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज आर कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ देयर यूटिलिटी, एट द सेम टाइम दे बिकम मोर इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ द डाउट दैट दे विल एग्जॉस्टेड। अगर आज के हम मॉडर्न वर्ल्ड में देखें तो हम सब एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज पर रिलाय करते हैं। अच्छी बात है, हम एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज पर रिलाय करते हैं, पर लेकिन इसके साथ साथ इस बात का भी डर है कि एक ना एक दिन ये सोर्सेज खत्म हो जाएगी। खत्म हो जाने के बाद हम क्या करेंगे? ओके, इन फ्यूचर ये खत्म हो जाएगी। सो हमें कहीं ना कहीं रिन्यूएबल सोर्सेज जो अदर सोर्सेज हैं इन पर हमें रिलाय करना पड़ेगा, क्योंकि एक बात ये तय है कि ये रिन्यूएबल सोर्सेज हम वापस से रिन्यू कर सकते हैं, वापस से फ्यूचर में बन जाएगी। ओके, सो अगर हम पावर रिसोर्स की बात करें तो अवेलेबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि
हम ह्यूमन आगे जाके किस पर डिपेंडेंट होंगे, है ना, इन रिसोर्सेज पर डिपेंडेंट तो हैं। अगर उनकी अवेलेबिलिटी अच्छी है तो हम बहुत समय तक उन पर डिपेंडेंट रहेंगे, तो कहीं ना कहीं हम इन रिसोर्सेज के आदी तो हो गए, डिपेंडेंट तो हो गए, बट क्या ये रिसोर्सेज आगे इन फ्यूचर में चल पाएंगे, नहीं चल पाएंगे, ये एक कंसर्न है। जैसे कि हमारे एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज वो एक ना एक दिन खत्म हो जाएंगे, एग्जॉस्ट हो जाएंगे। प्रॉब्लम यही है कि आज जितनी भी इंडस्ट्रीज है या हम इन्हीं सोर्सेज पर डिपेंडेंट है। ओके, आफ्टर इंडिपेंडेंस पावर रिसोर्स हैव इंक्रीज रैपिडली इन इंडिया। अब भारत की आज़ादी के बाद पावर जो रिसोर्सेज है भारत में ज़्यादा बढ़ने लग गया, इंक्रीज रैपिडली, बिकॉज गवर्नमेंट इज ऑल्सो मेकिंग कंटिन्यूअस एफर्ट टू एम्पावर द कंट्री रिगार्डिंग पावर रिसोर्सेज। विदाउट दिस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड नेशनल सिक्योरिटी इज इम्पॉसिबल। अब रीजन यही है कि हमें नेशनल का डेवलपमेंट करना है, देन पावर रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके हमें यह जो भी हम इंडस्ट्रीज, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कोई भी कंट्री डेवलप कब होगी, उसकी इंडस्ट्रीज की वजह से, ओके, उनके एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ की वजह से, सभी में आजकल इक्विपमेंट्स लगते हैं, तो कहीं ना कहीं पावर रिसोर्स पर हमें गवर्नमेंट ने ज़्यादा ध्यान दिया। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, माइनिंग एंड फ्यूल आर वर्किंग इन दिस डायरेक्शन। और कौन कौन से मिनिस्ट्रीज इंडिया में काम करती है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, माइनिंग और फ्यूल, ये सब इस चीज़ पर ध्यान देती है, जो भी पावर रिसोर्सेज का स्टेटस क्या है और उसको कैसे रेगुलेट करना है। ओके, अब प्रेजेंट स्टेटस ऑफ पावर रिसोर्सेज इंडिया में कैसे हैं? तो उसमें सबसे पहले जाता है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो कि हम बहुत लंबे समय से यूज करते हुए आ रहे हैं, जैसे कि हो गया कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी, ये हमारे कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो कि हम बहुत पुराने समय से यूज करते हुए आ रहे हैं। फिर आते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, जैसे कि अभी ज़्यादा यूज में भी नहीं है और अब हमने अभी स्टार्ट किया है यूज़ करना, तो वो होगी सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, बायो एनर्जी हो गया और जियोथर्मल एनर्जी हो गया। ओके, जियोथर्मल एनर्जी जो अर्थ के पास भी अपनी खुद की एनर्जी है, जिसको हार्नेस करने के लिए अभी हमारे पास ऐसे इक्विपमेंट्स नहीं है, बट इन फ्यूचर हम जियोथर्मल एनर्जी से काफ़ी कुछ कर सकते हैं। तो इसी में सबसे पहला जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं कोल का यूज़ काफ़ी होता है ना, जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं, ओके, जिससे कि आपके घर में बिजली जलती है। एक समय ऐसा था कि कोल वॉज वन ऑफ द लीडिंग सोर्स जो कि थर्मल पावर एनर्जी यानी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता था, आज भी कर रहा है। आज हालांकि सपोर्ट में हमारी विंड एनर्जी एज वेल एज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व है, बट इसके साथ साथ स्टिल कोल इज यूज्ड इन जनरेशन ऑफ पावर। द क्रेडिट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन गोज टू कोल। जैसे मैंने आपको बताया कि पावर जनरेशन में सबसे बड़ा हाथ कोल का था, सारा क्रेडिट इसके पास जाता है। इट इज कॉल्ड एज द मदर ऑफ इंडस्ट्रीज, को एज द मदर ऑफ इंडस्ट्रीज भी कहा जाता है। इट इज मेटामॉर्फ फॉर्म ऑफ वेजिटेशन लाइन बरीड अंडर द रॉक्स फॉर एजेस। इट इज फाउंड इन द सेडिमेंट्री रॉक्स, ये पाया जाता है सेडिमेंट्री रॉक्स में। इट हैज़ मोर इम्पॉर्टेंट इन द वर्ल्ड आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होने के बाद इसकी इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लग गई। इट इज़ यूज्ड एज अ डोमेस्टिक फ्यूल in the industries in producing electricity and making different things like cosmetic, nylon, button, etc. Okay, अब इंडस्ट्रीज में काफ़ी सारा यूज़ किया एज ए फ्यूल, इसको यूज़ किया गया ताकि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सके। तो उससे हम उस इलेक्ट्रिसिटी से हमने काफ़ी सारी चीज़ें बनी, कॉस्मेटिक्स हो गया हमारा आर्टिफिशियल फाइबर हो गया, नाइलन्स हो गए, बैटर्स हो गए, बहुत सारी वेरियस अदर थिंग्स हमने कोल से जो पावर निकली, जो इलेक्ट्रिसिटी हुई, उससे हमने काफ़ी सारी चीज़ें बनाई, ओके, मैन्युफैक्चर की। इट इज़ द बेसिक फ्यूल इन मैनी इंडस्ट्रीज ड्यू टू 3 कैरेक्टरिस्टिक्स। प्रोड्यूसेस वाटर वेपर, गिव हीट एंड मेल्ट्स मेटल। अब इसकी जो क्वालिटी है वो आप देखिए, एक बेसिक फ्यूल माना जाता है। इसके 3 जो मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, सबसे पहले वाटर वेपर यानी स्टीम प्रोड्यूस करता है, इसके साथ साथ हीट प्रोड्यूस करता है और मेटल्स को पिघलाने में हेल्प करता है। कार्बन इज द मेन इन्फ्लेमेबल एलिमेंट इन द कोल। कार्बन जो मेन एलिमेंट है कोल का, कि बेस्ड ऑन द क्वांटिटी ऑफ कार्बन 4 टाइप्स ऑफ कोल आर फाउंड इन इंडिया। अगर हम कार्बन की क्वांटिटी देखें तो इंडिया में 4 टाइप्स के कोल प्रेजेंट है। सबसे पहले एंथ्रासाइट, इट इज द बेस्ट क्वालिटी कोल, 85 to 95% ऑफ कार्बन इज प्रेजेंट इन दिस टाइप ऑफ कोल। सबसे जो बेस्ट क्वालिटी है एंथ्राइट की, जो कि इसमें 85 to 95% कार्बन रहता है। इट इज ब्राइट एंड वेरी हार्ड, इट बर्न स्मोकलेस एंड गिव्स मोर हीट। इसका फायदा ये है इस कोल का, एक तो ब्राइट है, बहुत ज़्यादा सख्त है, हार्ड है, इसके साथ साथ जब ये जलता है तो कम धुआं छोड़ता है, ओके, और ज़्यादा से ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है।
इसके बाद आता है बिटुमिनस। ये सेकंड ग्रेड कोल हम मान सकते हैं, जिसमें कि परसेंटेज ऑफ जो कार्बन होता है 40 to 55% होता है। ओके, सॉरी 70 to 80% रहता है। ओके, ये ब्लैक इन कलर होता है और इसके साथ साथ जिसको जलाया जाता है तो इसमें भी स्मोक यानी कि धुआं कम बनता है। फिर आता है ब्राउन और लिग्नाइट। दिस इज द पुअर क्वालिटी ऑफ कोल, सबसे पुअरेस्ट क्वालिटी होती है इसके कोल की, वो इसी में होती है क्योंकि इसमें ओनली 40 to 45% ऑफ कार्बन प्रेजेंट रहता है और जब इसको जलाते हैं तो बहुत ज़्यादा स्मोक क्रिएट करता है। फिर लास्ट आता है पीट। दिस इज द प्राइमरी फॉर्म ऑफ coal. It is deposited in the shallow pits due to the integration of vegetation. Carbon content is 20%, contains 80% ह्यूमिडिटी। अब जो पीट होता है बेसिकली प्राइमरी कोल होता है, जब ये बनने की स्टेजेस पे रहता है तो इसमें कार्बन परसेंटेज कम रहता है और उसमें वेजिटेशन जो डिसइंटीग्रेट होती है उसकी वजह से इसमें 80% ह्यूमिडिटी रहती है। ओके, अब कोल प्रोडक्शन और रिजर्व्स इन इंडिया। कोल का प्रोडक्शन एज वेल एज कहाँ कहाँ ये पाया जाता है, इसमें हम पढ़ेंगे। इंडिया रैंक्स थर्ड इन द वर्ल्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ कोल। अगर कोल का प्रोडक्शन अगर देखिए तो इंडिया थर्ड रैंक पर आता है कि इट इज प्लेस्ड आफ्टर चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? अमेरिका, देन सेकंड चाइना, थर्ड वन इज इंडिया। कोल प्रोडक्शन इन इंडिया स्टार्टेड इन 1774। सबसे पहले इंडिया में कोल प्रोडक्शन कब स्टार्ट हुआ? 1774 में। इंडिया प्रोड्यूसिंग 4.7% ऑफ टोटल वर्ल्ड प्रोडक्शन। कंट्रीब्यूशन अगर पूरे वर्ल्ड के प्रोडक्शन में देखें तो 4.7% का है। कोल कंट्रीब्यूट 67% ऑफ द कमर्शियल एनर्जी यूज्ड इन द कंट्री एंड 70% इन द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ध्यान दीजिए, इंडस्ट्रियल यूजेस में या फिर कमर्शियल यूजेस में कोल का परसेंटेज 67 है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में 70% है। इट रैंक 7th इन कोल रिजर्व्स इन द वर्ल्ड। अगर कोल रिजर्व्स यानी कोयले की खदानें में देखिए तो इंडिया 7th पोजीशन पर आता है। टोटल एस्टिमेटेड कोल रिजर्व इज 2,53,301 मिलियन ऑफ टन्स। इतनी कोल रिजर्व अभी तक एस्टिमेशन की गई है कि इतनी प्रेजेंट है। ओके, कोल रिजर्व जो पाई जाती है झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में। ओके, coal producing areas. Okay, so coal in India occurs in the rocks of Gondwana period and the tertiary period. On this basis, two main coal producing regions in India. तो बेसिकली दो फॉर्म में डिवाइड किया था, एक तो गोंडवाना कोल फील्ड्स और एक टेरिटरी कोल फील्ड्स। आइए जानते हैं क्या होता है ये। मोस्ट ऑफ द कोल इन द कंट्री अकर्स इन दीज रॉक्स। 96% coal reserves and 99% of coal production are located in this region. कोल का जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन गोंडवाना कोल फील्ड्स में ही होता है। ओके, जिसमें से 96% कोल रिजर्व्स यहाँ प्रेजेंट है, 99% प्रोडक्शन यहीं से होता है। कौन कौन सी जगह हैं कोल फील्ड्स? झारखंड की हैं, वेस्ट बंगाल की, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जो है ये गोंडवाना बेल्ट पर लाई करते हैं। ओके, यहाँ पर गुड क्वालिटी बिटुमिनस कोल पाया जाता है। फिर आता है टर्शियरी कोल फील्ड। 1% ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ कोल इन इंडिया, ये सिर्फ 1% कंट्रीब्यूट करता है। ओके, यहाँ कहाँ कहाँ पाया जाता है? असम, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, इन्हीं जगह पे पाया जाता है। यहाँ पर जो कोल पाया जाता है यहाँ पे लिग्नाइट या फिर ब्राउन वाला, जो कि सबसे लो क्वालिटी माना जाता है या फिर पुअरेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल माना जाता है। सो मेन कोल फील्ड्स ऑफ इंडिया आर शोन इन द मैप, जिसमें अगर आप पेज नंबर 39 पर आओगे तो उसमें ब्लैक कलर से इंडिकेट किया गया है। तो उसमें सबसे ये कहा जाता है कि जो मेन कोल फील्ड्स मानी गई है वो रायगंज, झारिया, चंद्रपुर, बोकारा, कानपुरा, कोबरा, सिंगरौली, तातापानी, तालचेर, हिमगिर, सिगरैनी, पेराघाटे, कातापाली, माकुम, कामपाती, वेनेला, पालना, कारगा और पांडो, इन जगह पर पाया जाता है। आप मैप को ध्यान से देखेंगे तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा किन किन प्लेसेस पर ये लोकेटेड हैं। तो उसमें आप देखोगे एमपी के कुछ पोर्शन से, कुछ महाराष्ट्र के हैं, बट मेजोरिटी लाइज करती है झारखंड, छत्तीसगढ़। इन प्लेसेस पर सबसे ज़्यादा कोल फील्ड्स पाई जाती हैं। ओके, अब जो हम नेक्स्ट टाइप का जो पावर रिसोर्सिंग करते हैं पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे मिनरल ऑयल्स के बारे में। ओके,
अब मिनरल ऑयल्स क्या होते हैं? ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज नोन एज सलाइन मिनरल ऑयल। सभी को पता है जो क्रूड ऑयल या फिर जो ऑयल एक्सट्रैक्ट जो कि हम अर्थ के अंडरग्राउंड सरफेस से करते हैं, अर्थ के अंदर से करते हैं, उसको हम सलाइन मिनरल वाटर बोलते हैं या फिर सलाइन मिनरल ऑयल बोलते हैं। इसके साथ साथ इसको हम पेट्रोलियम के नाम से भी जानते हैं। इट इज फाउंड विद सलाइन वाटर एंड गैसेस। अब पेट्रोलियम में जब एक्सट्रैक्ट होता है तो उसके साथ साथ हमें वाटर की क्वांटिटी भी मिलती है और कुछ अमाउंट ऑफ गैसेस भी मिलती है। इन द इंटीरियर ऑफ अर्थ वाटर इज प्रेजेंट इन द लोअर मोस्ट एरिया देन ऑयल एंड गैसेस इन द अपर मोस्ट लेयर। अब अगर हम इंटीरियर ऑफ द अर्थ पर देखा जाए तो सबसे नीचे पानी पाया जाता है, उसके ऊपर गैसेस और उसके ऊपर ऑयल। ओके, इट इज फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स। इट इज फाउंड जो तेल पानी, उसके ऊपर पेट्रोल और उसके ऊपर गैसेस। ओके, अब ये जो पाया जाता है सेडिमेंट्री रॉक्स जहाँ पे अवेलेबल होते हैं वहाँ पाया जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ 90 to 98% ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड रिमेनिंग 1% ऑफ कंसिस्ट ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस। अब अगर उसका केमिकल कंपोजिशन देखेंगे तो 90 to 98% उसमें हाइड्रोकार्बन्स प्रेजेंट रहते हैं। इसके साथ साथ केवल जो 2% बच रहे हैं इसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर हो गया और अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस पाए जाते हैं। अब मिनरल ऑयल्स का यूज़ आप सभी जानते हैं, हम डे टू डे लाइफ में कैसे करते हैं। डीजल से हमारे बड़े बड़े व्हीकल्स चलते हैं, कार्स चलती हैं, पेट्रोल से हमारी बाइक्स चलती हैं, आजकल कार भी चलने लग गई। ओके, विद द यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड साइंस आज बहुत सारे हमारे अब जो मिनरल ऑयल से विद द यूज ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी हम इसका एक्सट्रैक्ट किया, उसके साथ साथ हमने ऐसे इंजिन ऐसे व्हीकल्स बना लिए जो कि एज अ डीजल इंजिन्स में एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है, एरोप्लेन्स में यूज़ किया जाता है, और जितने भी व्हीकल्स हैं उसमें या तो पेट्रोल या फिर डीजल की हेल्प से हम उस एज अ फ्यूल उसको यूज़ करते हैं, एज पावर जनरेट करते हैं और हमारी व्हीकल्स रन करती है। इसके साथ साथ हमने कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी को भी अडॉप्ट कर लिया है एज एन अल्टरनेट सोर्स ऑफ एज अ फ्यूल इन द व्हीकल्स। ओके, अब इसके साथ साथ हमने एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल यूज में भी यूज करना स्टार्ट किया ही है हमने पेट्रोलियम को। ओके, अब जो पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, गैसेस हैं, ये सब हमें जो मैन्युफैक्चर होता है इनको हम जब हम रिफाइन करते हैं इस मिनरल ऑयल को तभी ये सारी चीज़ें लेयर बाय लेयर निकलती है। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन सबसे लास्ट में, देन गैस, इसके बाद में टार निकलता है, सबसे लास्ट प्रोडक्ट होता है। ओके, अब हम जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तब हम ये पढ़ेंगे कि कौन कौन से एरियाज है इंडिया में जहाँ पर मिनरल ऑयल प्रोड्यूस होता है। ओके।